Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा। इलास्टिसिटी एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा घर में जैसे हम कुछ जैसे पजामा वगैरह पहनते हैं तो उसकी इलास्टिक ढीली हो जाती है, हम बोलते हैं अपने मदर को कि इसकी मम्मा इलास्टिक ढीली हो गई है तो इसमें इलास्टिक डलवानी है, इसकी इलास्टिक बहुत ज्यादा टाइट है, ये रबर देखो कितनी ज्यादा इलास्टिक है, इसको मैं कितना ज्यादा खींच पा रहा हूं। बट डज दैट मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी एप्लीकेबल इन केस ऑफ फिजिक्स ऑल्सो? यू नीड टू थिंक ओवर इट, बिकॉज ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी जैसा माइंड में हम कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो उसके लिए इलास्टिसिटी क्या है, जितना ज्यादा आप किसी को खींच पाओ वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। कोई रबर बैंड है उसको खींच लो, इलास्टिसिटी है। बट एक्चुअली में जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो वहां पर इलास्टिसिटी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? So elasticity in physics is somewhat different, which we use or understand the word elasticity in our daily life. रबर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जब भी इलास्टिसिटी हम बोलेंगे वर्ड तो रबर माइंड में आएगा। पर मैं आपको बताता हूं, आपने स्टील सुना होगा, स्टील वर्ड सुना? मैं स्टील की एक रॉड लेके आता हूं और आपके हाथ में एक रबर बैंड देता हूं, तो आपके दोनों हाथों में, एक में स्टील की रॉड है, एक आपके हाथ में रबर का बैंड है। एंड आई आस्क यू द क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूंगा कि इन दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? और अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है देन यू विल आंसर कि सर जो हमारी रबर है, रबर बैंड है जो, दैट इज मोर इलास्टिक इन नेचर। या आप किसी भी ऐसे नॉर्मल पर्सन को जो अपनी कॉमन सेंस से आंसर देगा, आप उसको एक क्वेश्चन पूछो कि आपको मैं एक स्टील की रॉड देता हूं और आपको मैं एक रबर बैंड देता हूं या रबर देता हूं, तो उसमें दोनों में से आपको बताएं मोर इलास्टिक, कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो एवरीवन विल आंसर रबर, बिकॉज कॉमन सेंस सेज दैट। बट एक्चुअली इलास्टिसिटी या इलास्टिक नेचर जो होता है किसी भी चीज का, फिजिक्स की टर्म्स में वी डिफाइन इट डिफरेंटली। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, मेरे पास कोई भी, जैसे मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, रॉड है, या कुछ भी लगा लो, इसी शेप में कुछ पड़ा हुआ है। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई इधर को, एफ फोर्स मैंने इधर पे लगाई और एफ फोर्स मैंने इधर को लगाई। ध्यान से सुनते जाना, क्या है कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर दूंगा मैं आपका। जब मैंने इस ब्लॉक को इधर लेफ्ट और राइट में फोर्स लगा के ऐसे खींचना स्टार्ट किया तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसकी मान लो शेप कैसे चेंज होगी, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब ये मान लो इसकी ओरिजिनल शेप जो थी वो यहां तक थी ना लेंथ, पर अब क्योंकि मैंने इसको खींच दिया है तो अब ये मान लो इतनी इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है यहां तक। तो ये फोर्स लगाने के बाद पहले लेंथ एल थी, तो अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, एल डैश हो गई है। तो फोर्स मैंने ये क्या करी हुई है, लगा के रखी हुई है अभी। तो इतनी फोर्स लगाने पे यहां मैंने फोर्स को लगाना स्टार्ट किया, फोर्स को लगाता रहा और इसकी लेंथ इतनी लंबी हो गई। फिर मैंने फोर्स को हटा दिया। फोर्सेस को अगर मैं हटा दूंगा तो मैं दो चीजें देखूंगा। पहला केस क्या हो सकता है कि इसकी शेप ऐसे ही बनी रहे, ये चेंज नहीं करेगी दोबारा शेप। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जैसे ही मैंने फोर्स हटाई तो ये वापस से जो ब्लॉक है वो इसी शेप में आ गया। बात आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। फोर्स लगाने पर शेप का चेंज होना लाजमी है, होगा, पक्का होगा, क्योंकि आप खींच रहे हो उसको। फोर्स हटाने पर शेप को दोबारा रीगेन कर लेना ये जरूरी नहीं है हर केस में, पर जिसने कर लिया वो इलास्टिक है। आया समझ में? जिसने कर लिया वो इलास्टिक बॉडी है। और ये ऐसा क्यों कर पा रही है? क्योंकि इस बॉडी के पास क्या प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी। तो क्या सीखा बेटा आपने? इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। आई बात समझ में? इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच the body regains its original shape and size when the deforming force is removed. ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि ये डिफॉर्म कर रही है उसको, उसकी शेप को चेंज कर रही है। डिफॉर्मिंग इसलिए बोल रहे हैं इसको हम। तो डिफॉर्मिंग फोर्स मैं लगा रहा हूं, लगाने की वजह से बॉडी डिफॉर्म हुई, शेप चेंज हुई। फिर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया तो बॉडी फिर से अपनी शेप में आ गई
अब बॉडी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी। क्योंकि उसके पास ये इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, इसीलिए उस बॉडी को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। नाउ यू इमेजिन, वही क्वेश्चन पूछता हूं, एक स्टील की रॉड ली और एक रबर बैंड लिया। देखो रबर बैंड को आप जितना खींचते जाओगे ना, जितना ज्यादा खींचते जाओगे वो उतना ज्यादा अपनी ओरिजिनल शेप से दूर जाता जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक रबर का बैंड लो, इनिशियली आपने नया रबर बैंड लिया और उसको ऐसे खींचा, आपने उसको छोड़ा, आप बोलोगे सर देखो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गई। माय पॉइंट इज उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गया है। आप उसको जरा 4-5 बार करके देखो, उसके बाद मजाल है कि वो वापस अपनी शेप में आ जाएगी। इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, बट स्टील के केस में क्या होता है? स्टील के केस में यू अप्लाई द फोर्स, इट चेंजेस द शेप, यू रिमूव द फोर्स, इट रीगेन्स द शेप। हां, जो परफेक्टली रीगेन कर ले अपनी शेप को वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, और जो अपनी शेप को रीगेन करने की काबिलियत रखती है वो इलास्टिक बॉडी तो है ही है। तो आई होप आपको यह जरूर समझ में आया कि इलास्टिसिटी जो है वो है क्या। तो अभी माइंड से वो कॉन्सेप्ट को निकाल दो कि मेरे पजामे की इलास्टिक ढीली हो गई है, ये इलास्टिक होती है, इसको खींच रहा हूं मैं, देखो रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है। वो निकाल दो कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेती है जैसे ही आपने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया। क्वेश्चन है वैसा क्यों हुआ? पॉइंट है ऐसा क्यों हुआ? ऐसी कौन सी जादुई शक्ति आ गई बॉडी के पास कि उसने ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया? वो मैं आपको बताता हूं। देखो जी, अगर मैं बात करूं यही वाला जो ब्लॉक अभी मैंने बनाया था, आपको पता होगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अंदर का क्या होता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट एक बॉन्ड होता है उनके बीच में। तो यहां पे अगर मैं ये बनाता हूं, ये इनके बीच में बॉन्ड है, और देखो ऐसे बहुत सारे होंगे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे होंगे, मैंने तो 4 बनाए हैं। जब आप इनको ऐसे खींचना स्टार्ट करते हो तो आप इनके बीच का ये डिस्टेंस चेंज करते हो, और जब ये नॉर्मल अपनी पोजीशन में पड़े हुए होते हैं, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में पड़े। और हर बॉडी इस दुनिया में कैसा रहना पसंद करती है? दुनिया में हर चीज कैसा रहना पसंद करते हैं? इक्विलिब्रियम में। जैसी हूं यार वैसी रहना चाहती हूं, बॉडी बोल रही है ऐसे। तो आपने जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से आपने क्या डिस्टर्ब किया? इसका आपने इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया तो मॉलिक्यूल्स को पसंद नहीं आया। तो आप ऐसे खींच रहे हो तो मॉलिक्यूल्स उसको वापस खींच रहे हैं, आप खींचते जा रहे हो, मॉलिक्यूल्स भी वापस जोर लगाते जा रहे हैं। तो जैसे ही आपने बाहर से फोर्स हटाई, उन मॉलिक्यूल्स ने वापस अंदर को खींच के वैसी शेप को कर लिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इज द रीजन फॉर इलास्टिसिटी। और जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी वहां इलास्टिसिटी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मैं आपको बताता हूं, जैसे ये तो एक्सटर्नल फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर ये राइट में लग रही है तो आपकी इसी जगह पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहां लगेगी? लेफ्ट में नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप एफ लगा के इसको ऐसे करना चाहते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वापस ऐसे करके उसको अपनी शेप में लाना चाहती हैं, और जैसे ही आप ये एफ हटाओगे ये फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर उसको बॉडी को अपनी शेप को रीगेन करवा देंगी। तो ऐसी टेंडेंसी जिस भी बॉडी के पास है अपनी शेप को रीगेन करवाने की, वो इलास्टिक बॉडी है। स्टील इज एन इलास्टिक बॉडी बिकॉज इट हैज दैट टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जब छोटे होते हैं बच्चे, या कोई भी जैसे बीच वगैरह पे जाते हो, या वैसे कभी बच्चों को आपने खेलते हुए देखा हो, छोटे बच्चों को, तो क्ले देखी होगी आपने, क्ले। अब क्ले है, अब आपने क्ले को ऐसे प्रेस कर दिया या क्ले को आपने ऐसे पुल किया, उसकी शेप चेंज हो गई। फिर आपने उस फोर्स को हटा दिया, क्या क्ले दोबारा से अपनी शेप में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्या वो इलास्टिक है? नहीं है। क्या उसके पास इलास्टिसिटी है? नहीं है। तो उसके पास क्या है? उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है प्लास्टिसिटी। क्या नाम है उसका? प्लास्टिसिटी। और उस बॉडी को क्या बोलेंगे हम? प्लास्टिक बॉडी। आई बात समझ में? तो ऐसी बॉडी जो अपनी शेप को रीगेन ना कर पाए जब आप बाहर से लगने वाली डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दो, तो उस बॉडी को प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं और उस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं।
तो प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी दैट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप में आ जाएगी फोर्स हटाने के बाद। प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी जिसमें शेप अपनी वो रीगेन नहीं कर पाएगी बॉडी जैसे ही आपने बाहर से लगने वाली फोर्स को हटा दिया। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी आया समझ में? अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, यार चलो कॉन्सेप्ट तो आ गया समझ में, सरल वे में आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू, आ गया समझ में। इलास्टिसिटी क्या कोई वैल्यू होती है इसकी? बिल्कुल होती है। अगर मैं आपको बोलता हूं मेरे पास एल्यूमिनियम है, मेरे पास स्टील है, दोनों के दोनों इलास्टिक बॉडीज हैं, और भी मटेरियल्स हो सकते हैं, स्टील है मेरे पास, आयरन है मेरे पास, एल्यूमिनियम है मेरे पास, ऐसे करते 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 बहुत सारे मटेरियल्स होंगे। अब ये सभी इलास्टिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। कौन ज्यादा इलास्टिक है, कौन कम इलास्टिक है? परफेक्टली तो इनमें से कोई नहीं होगा, हल्का फुल्का डिफॉर्मेशन रहता है, हल्का फुल्का रहेगा हमेशा। परफेक्टली इलास्टिक की अगर मैं बात करूं तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, पर वेरी क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक इज क्वाड्स, ठीक है, वेरी क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक नेचर। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ये सभी इलास्टिक बॉडीज हैं, पर कौन कितना ज्यादा इलास्टिक है, कौन कितना कम इलास्टिक है, हमें वैल्यू चाहिए ना, हमें हमेशा वैल्यू चाहिए होती है फिजिक्स में। जब तक वैल्यू नहीं बताओगे हम कंपेयर कैसे करेंगे ये ज्यादा है ये कम है? ओके, तो उस केस में क्या है, उसके लिए हमारे पास होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मैं आपको समझा चुका हूं क्या होता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप को रीगेन करेगी। मॉड्यूलस मींस वैल्यू, समझ लो आप उस इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है। और ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फिजिक्स में कहां पे इंट्रोड्यूस होता है? मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल था? कि मेरे पास एक ब्लॉक है ऐसे, जिसकी इनिशियल लेंथ L है, इसके ऊपर मैंने ऐसी पोजीशन में पड़ा हुआ है ये, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगानी स्टार्ट करी, डीफॉर्मिंग फोर्स है ये F। इस फोर्स F को लगाने के बाद इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई और इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। लेंथ इसकी बन गई L डैश, L डैश इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई और फोर्स F लगाने की वजह से ये हुआ। तो मुझे बताओ चेंज इन लेंथ जो होगा वो कितना होगा? डेल्टा L इज इक्वल टू L डैश माइनस L। अब ये जो चेंज इन लेंथ है ओरिजिनल के रेफरेंस में अगर मैं देखना चाहूं तो मैं डेल्टा L बाई L करूंगा उसको, दैट विल बी L डैश माइनस L अपॉन L। तो बेटा इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेन, कि बॉडी में कितना स्ट्रेन आया, डेल्टा L बाई L। अब फिर से कहानी सुनो, आपने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, इस स्ट्रेन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होता है? बॉडी के अंदर डेवलप हो गई जो रीस्टोरिंग फोर्स, जो मैं आपको बोल रहा हूं इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया, कि जैसे ही आपने ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है जो उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहती है। और ये F और ये F इक्वल होते हैं जब तक आप इलास्टिक लिमिट में हो। मैं एक वीडियो में आपके साथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इलास्टिक की भी एक लिमिट होती है, इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि स्टील को ऊपर आप जितनी मर्जी फोर्स लगा दो वो इलास्टिक ही रहेगा, यार उसकी भी तो एक कैपेसिटी है ना, एक लिमिट तक वो इलास्टिक है, उसके बाद वो फिर चेंज हो जाता है, प्लास्टिक एक टाइम पे आके टूट जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट जब तक है मेरी, तब तक बाहर से लगने वाली डिफॉर्मिंग फोर्स और अंदर डेवलप होने वाली रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल होते हैं। और रीस्टोरिंग फोर्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे वो स्ट्रेस मिलता है जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि आपने जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाया उस बॉडी में बाहर से फोर्स लगा के, वो स्ट्रेस उसको अपोज करेगा। तो अब हुक्स, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें यह बताया कि जब भी आप बॉडी पे बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी? स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी। और वो जो स्ट्रेन है उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इसका मतलब है जो स्ट्रेस बॉडी के अंदर डेवलप होना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्ट्रेन प्रोड्यूस के। तो जितनी ज्यादा फोर्स आप लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। और ये जो वैलिड है, ये कब वैलिड है आपका? विद इन द
इलास्टिक लिमिट, जब तक इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी बॉडी में मौजूद है तब तक बाहर से लगने वाली फोर्स जितना बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी उतना ही बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। और फिजिक्स में हमारी पुरानी प्रथा है कि हम इस साइन को हटाकर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमने यहां पर भी वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया और उस कांस्टेंट का नाम हमने क्या रखा, ये नाम रखा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो अभी मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में क्या समझाया, इलास्टिसिटी क्या होता है वो समझा दिया। फिर मैंने बोला कि अगर आपसे कोई पूछ ले वैल्यू बताओ, तो उसके लिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। फिर मैंने आपको हुक्स लॉ की कहानी सुनाई। इवेंचुअली अब मैं आपको यह बता रहा हूं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो एक्चुअली हम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर देना, स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर देना। तो ये बना आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन। तो अब सोचो मेरे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों बॉडीज पर मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स लगाने पर एक बॉडी में स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, एक बॉडी में स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हुआ। जिसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हुआ उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा लग रही हैं अंदर से, तभी आप उस बॉडी को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पा रहे उसकी शेप को। बात आ रही है मेरी समझ में। मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक है मेरे पास बॉडी ए, दूसरी बॉडी है मेरे पास बॉडी बी। मैं बोल रहा हूं आपने दोनों के ऊपर जब सेम फोर्स लगाई ऐसे, तो बी की जो शेप है वो ज्यादा चेंज हो गई, मतलब इसमें जो स्ट्रेन आया वो ज्यादा आया बी में एज कंपेयर्ड टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए। तो अगर आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ आपको यह समझ में आ जाएगा स्ट्रेन आप ज्यादा किसमें प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसमें अंदर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो, वीक हो, कमजोर हो। तो ए और बी में कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहां पर हैं, बी में, क्योंकि वहां पे आपने ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दिया। और ताकतवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहां पर हैं, ए में। अब मुझे बताओ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी समझाई उसका डायरेक्ट रिलेशन कौन सी फोर्सेस से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो दैट मींस बॉडी की शेप को रीगेन करवाने के लिए कौन सी फोर्सेस जिम्मेदार होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जिस बॉडी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहां फॉर्मूला से भी हम समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एफ, अगर सेम वैल्यू एफ होगा तो स्ट्रेस सेम होगा, स्ट्रेस सेम होगा तो दैट मींस स्ट्रेन, अगर आपने स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो स्ट्रेन जिस बॉडी में आपका कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो देख लो यहां पे स्ट्रेन इन बी विल बी मोर, तो डिनोमिनेटर में जहां पे मोर आएगा पूरी वैल्यू वहां पे लेस आएगी आपकी। तो बी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेस आएगा, ए का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा आएगा। आ रही है बात समझ में। तो हमने क्या सीखा, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एज अ कॉन्सेप्ट सीखा। एंड इलास्टिसिटी को मेजर जब हम करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे इंट्रोड्यूस करवाया हमने उसको, हुक्स लॉ के हिसाब से। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसके दो तीन अलग अलग नेम्स हैं, आई विल टेल यू दैट एंड देन दिस सरल कॉन्सेप्ट वीडियो विल बी ओवर। देखो पर्पस है मेरा इन वीडियोस को बनाने का कि मैं आपको कम टाइम में, देखो जब वीडियो ऑन करते हो ना आप, तो यू थिंक दैट कि वीडियो के एंड तक कुछ प्रोडक्टिव हमें पता लगे। तो आई होप आपको प्रोडक्टिव जरूर लगा होगा पता इस वीडियो को देखने के बाद। ये शॉर्ट क्लिप्स मेरा बनाने का बेसिकली मोटो ये है कि जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स बच्चों को लगते हैं उनको मैं बहुत सरल वे में प्रेजेंट करूं आपके सामने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट रियली वेरी वेल। तो आप अगर कोई चाहते हो कॉन्सेप्ट समझना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो अगर मैं बॉडी के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं एफ एफ, या मैं बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगा रहा हूं ऐसे एफ और एफ, तो इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम यूज करते हैं उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम होता है यंग्स मॉडुलस। क्या नाम होता है उसका, यंग्स मॉडुलस। और दूसरी बात, अगर मैं बॉडी के, यहां पे तो मैंने लेंथ को चेंज करवाया ना, लॉन्गिट्यूडनल बात कर रहा हूं मैं, और अगर मैं बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करवाऊं पूरे का पूरा, जैसे ये है, इसके चारों तरफ से अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम छोटा हो जाएगा।
तो उसको मैं बोलूंगा इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा दैट विल बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और तीसरा जो आपने स्टडी करना है दैट इज रिलेटेड टू द शेप, कि एक बॉडी है, यहां पे उसका सरफेस फिक्स है, मैंने पैरेलल एक फोर्स लगाई जिसने उसकी शेप को चेंज कर दिया। तो इस केस में जो आपका बेसिकली यू कैन से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है उसको हम बोलते हैं शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस बोलते हैं, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं उसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी दोबारा शेप रीगेन कर लेगी जैसे ही आप बाहर से फोर्स हटाओगे। ऐसा क्यों होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्वाड्स, वेरी क्लोज है क्वाड्स परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के। एंड उसके बाद अगर हम बात करें देन आई डिस्कस्ड विद यू कैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जो कि हमें वैल्यू के बारे में बताएगा कि इलास्टिसिटी किसकी कितनी ज्यादा किसकी कितनी कम है। एंड देयर आर वेरियस अदर नेम्स फॉर modulus of elasticity as per the condition or situation which we are using. So I hope I am able to just clear this concept in a सरल way. ये वाला जो elasticity वाला concept है, again I am telling you any concept which you want me to discuss, tell me in the comment section, and that should be from your JEE Mains, Advanced and NEET preparation or Olympiads also, NTSC, NSC, JS. I'll just discuss that in this सरल explanation series. Fine. So just keep revising, stay safe. I'll see you in the next video. Thank you.